हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इम्पल्स। तो इम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। देखिए, एक एम मास की बॉडी है, वी की वेलोसिटी से इस तरीके से वॉल की तरफ आ रही है। नॉर्मल से इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर ये रिबाउंड होती है उतनी ही स्पीड से। तो पूछ रहे हैं कि कितना इम्पल्स ये क्रिएट करे। ट्राई करो, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हम यहाँ पर इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो, ये मोमेंटम होगा P cos 60, है ना, और इधर का हो जाएगा P sin 60। उसी तरीके से रिबाउंड होते समय इसके मोमेंटम को हम दो डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो देखो, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो इधर वाला मोमेंटम हो जाएगा P cos 60, और इधर वाला मोमेंटम हो जाएगा P sin 60। ठीक है, तो जब हम इम्पल्स की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो इसमें देखो, जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड होकर के देंगे -2P cos 60। ठीक, तो ये आ जाएगा -2 mv cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू -mv के इक्वल आएगी। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो mv के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो आंसर mv करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक तो देखो, क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसी तरीके से एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है। ये हमें एक्सटी ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसमें इम्पल्स की वैल्यू पूछ रहे हैं t इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या हो। मास ऑफ द बॉडी दे रखा है 1 kg का है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे I इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, मास दे रखा है बॉडी का 1 kg का है। वी फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पर जब हम इम्पल्स निकाल रहे हैं, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड के जस्ट बाद वाली वेलोसिटी और जस्ट पहले वाली वेलोसिटी। तो बाद वाली वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर जो ग्राफ का स्लोप दिखाई दे रहा है ना, उसके टेन थीटा के इक्वल। तो स्लोप नेगेटिव है, निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू माइनस स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन, और 6 में से 2 गया 4। फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो t इक्वल टू 2 सेकंड के जस्ट पहले स्लोप ले लेंगे dx बाई dt, तो वो आ जाएगा ये। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 20, और अपॉन बेस हो जाएगा 2a। तो ये आ गया 1 - 5 और -10, तो ये आ जाएगा -15। ठीक है, समझ आया बेटा। तो -15 न्यूटन सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, खूब अच्छे से समझ लीजिए इसको। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल देखिए। इसमें कह रहे हैं एक एम मास है, v की स्पीड से r रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, जब ये a पॉइंट से b पॉइंट पर पहुंचता है, तो एवरेज फोर्स की वैल्यू निकालनी है, हाफ रिवोल्यूशन। ट्राई करो। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, एफ एवरेज की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम हाफ रिवोल्यूशन में। देखो, यहाँ पर मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा एमवी का, और यहाँ पर मोमेंटम डाउनवर्ड होगा एमवी का। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 2mv के इक्वल हो जाएगी। और अपॉन टाइम, टाइम यहां से लेकर यहां तक हाफ रिवोल्यूशन का टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, और स्पीड हो जाएगी v। तो ये बन जाएगा 2mv² अपॉन पाई आर। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। समझ आया बेटा सबको।
ध्यान से समझ लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको उन्हें इस तरीके से करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इट इज एक्शन रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एक मैन है और वो किसी वॉल पर पुश कर रहा है, तो पुश की वजह से वो वॉल के ऊपर एक एक्शन लगा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं F1 का एक्शन लग रहा है, तो वॉल उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में F2 का रिएक्शन लगाएगी। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर F2। ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू इनकी सेम होगी, F1 विल बी इक्वल टू F2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मोमेंटम की वैल्यू हमें दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पूछ रहे हैं फोर्स की वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या हो। ट्राई करो, मोमेंटम दिया है, फोर्स निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? हम्म, आया बेटा? देखो F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और प्लस 2, तो देखो ये आ जाएगा 10t+2। तो ये आ गई हमारी फोर्स की वैल्यू। अभी फोर्स कहाँ निकालना है? टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो 10 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 22 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इम्पल्स की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये दे रखी है, और पूछ रहे फाइंड द टाइम व्हेन द चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम। चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कब होगा ये निकालना है। ट्राई करिए। तो क्या करेंगे बेटा? देखो इधर ध्यान से, अगर इम्पल्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें कहीं पर दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि इम्पल्स की वैल्यू मिनिमम कहाँ होगी, तो मिनिमम वहां पर होगी जहां पर di/dt स्लोप की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, ये जब जीरो होगा तो आई मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगी। तो क्या करना है हमें? इसका di/dt जीरो करना है, तो di/dt निकाल लेते हैं इसका। तो देखो di/dt की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएट करो इसको, तो 20 इंटू 2t, फिर -4 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 40t-4, और इसको क्या करना है? जीरो करना है। जब इसको जीरो करेंगे तो यहां से टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4/40। तो 4/40 का मतलब 1/10, तो मतलब 0.1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.1 सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहते हैं एक मशीन गन है जिससे एन बुलेट्स फायर हो रहे हैं पर सेकेंड, एक सेकेंड में एन बुलेट्स फायर करती है स्पीड यू से, और जितने भी बुलेट है सबका मास दे रखा है एम का। तो पूछ रहे हैं बुलेट हिट्स द टारगेट एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, देन फाइंड द फोर्स ऑन द टारगेट। टारगेट पर फोर्स निकालना है, कितना लगेगा? ट्राई करो। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा? वही एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखो एक बुलेट का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, बुलेट जा करके फिर रिबाउंड भी हो रहा है उतनी ही स्पीड से, तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम 2 mu के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे कितने बुलेट्स हैं? एन बुलेट्स, तो एन बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सब चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हो रहा है? 1 सेकेंड में हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू यही आ जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 N m क्यू। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पर आते हैं। जैसे मास देखिए, ये m1 का, ये m2 का, ये m3 का, ये तीनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और F का फोर्स इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है m3 वाले मास पर। तो पूछ रहा है T1 और T2 टेंशन कितना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पर मासलेस दे रखी है, सॉल्व आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, तो एक्सीलरेशन आ गया। अब यही एक्सीलरेशन इन तीनों मासेस का होगा,
है ना, वही ए का एक्सेलरेशन ये तीनों मासेस का होगा। तो तीनों की एफबीटी बना लेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे M1 की एफबीटी बनाई, देखो इसमें ध्यान से, इसमें एक टेंशन T1 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो यही T1 ही क्या करेगा, इस M1 मास को ए का एक्सीलरेशन देगा। तो इक्वेशन बनेगी T1 इक्वल टू M1 ए की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये आ गया T1। फिर आ जाते हैं M3 की एफबीटी बनाते हैं। तो M3 की एफबीटी में ध्यान से देखो, फोर्स इधर की तरफ, टेंशन T2 इधर, तो फोर्स माइनस T2, इतना रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है, वो क्या कर रहा होगा, M3 मास को ए का एक्सीलरेशन दे रहा होगा। तो इक्वेशन बनेगी F माइनस T2 इक्वल टू M3A। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी F माइनस M3A, और A की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से T2 की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, तो कितना आसान है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्लॉक्स कनेक्टेड विथ पुली। पुली के साथ अगर ब्लॉक कनेक्टेड हो इधर उधर, तो हम टेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन उनका कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पुली है, और इसमें एक तरफ M1 का मास, दूसरी तरफ M2 का मास हैंग कर रहा है, और दिया है M1 इज ग्रेटर देन M2 है, तो M1 वाला मास नीचे जाएगा और M2 वाला मास ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये एक के एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, ये एक के एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, तो इक्वेशन बनेगी, इस M1 वाले की इक्वेशन बनेगी M1G माइनस टी, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। इसी तरीके से इसकी इक्वेशन बन जाएगी T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो टी टी कैंसिल हो गया, इधर आएगा M1 माइनस M2G, और उधर आएगा M1 प्लस M2 इंटू ए। तो यहाँ से A की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही ए आ गया, तो अब कोई भी इक्वेशन ले ले, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, यहाँ से टी को निकालते हैं, तो देखो टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं M1G माइनस M1E, और ए की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे इसमें, और इसको सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। और देखिए यहाँ पर सीलिंग में भी पुली के सेंटर से होकर के एक स्ट्रिंग जा रही है, तो इसका भी टेंशन पूछ सकता है कि टी डैश कितना होगा। तो ये टी डैश जो टेंशन होगा, वो इन दोनों टेंशन के समेशन के इक्वल होगा। तो टी डैश की वैल्यू 2t के इक्वल हो जाएगी, और टी हम निकाल ही चुके हैं, तो 2 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी डैश आ जाएगा। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो बहुत अच्छा है, कहते हैं कि इधर की तरफ पुली में एक 4 kg का मास हैंग कर रहा है, इधर 2 kg 1 kg, तो पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच की स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश कितना है। ठीक है, सॉल्व करिए बेटा इसको। कितना टेंशन आएगा, कुछ आया बेटा? देखो इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट आपको बता दूं। ये 4 kg का मास है, इधर देखो दोनों का सम करे तो 3 kg आता है, तो इधर मास कम है इधर ज्यादा, तो इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा। मान लेते हैं एक एक्सेलेरेशन से नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो इक्वेशन देखो बनेगी 4G माइनस टी इक्वल टू 4A। दूसरी इक्वेशन बनेगी इसमें, ये कंबाइंड सिस्टम कंसीडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना, यहाँ पर टेंशन टी है, तो इक्वेशन इसकी बन जाएगी टी माइनस 3G इज इक्वल टू 3A। सॉल्व करेंगे, टेंशन टेंशन कैंसिल, 4G में से 3G गया तो G इक्वल टू 7A, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी G/7। ठीक है, और जैसे ये आ गया, तो अब यहाँ पर इसमें से कोई एक ब्लॉक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 kg की एफबीटी बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए 1 kg की एफबीटी में टेंशन टी डैश ऊपर की तरफ, और वेट 1G नीचे की तरफ, और ये पूरा सिस्टम ए के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन बनेगी टी डैश माइनस जी इज इक्वल टू 1A, और 1 इंटू ए की वैल्यू है G/7, तो यहाँ से टी डैश विल बी इक्वल टू G प्लस G/7, तो ये आ जाएगा 8G/7 के इक्वल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8G/7। क्लियर हुआ बेटा सबको? अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 kg 4 kg के ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और 4 kg पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कहते हैं कि जब 4 kg का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस इंस्टेंट पर 3 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये निकालना है। ट्राई करिए। क्या करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर मान लो कि जिस इंस्टेंट पर इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उस इंस्टेंट पर ये जो स्प्रिंग फोर्स है, मान लो कोई एफ एस का इधर की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है,
इधर ही लगेगा, क्योंकि क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा होगा, तो एक्सटेंड होगा तो स्प्रिंग फोर्सेस अंदर की तरफ लगेगी। तो ये वाले ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स देखो लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। तो इक्वेशन बनेगी 20 - Fs इक्वल टू ma, यानी कि 4 × 3। तो यहां से हम Fs की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बी 20 - 12, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, और जितना एफएस यहाँ लग रहा होगा वही एफएस तो यहाँ भी लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर 3 kg की एफबीडी बनाए तो उसमें जो एफएस लग रहा है वो क्या कर रहा होगा, इस 3 kg के मास को कोई ए का एक्सीलरेशन देगा। तो इसका ये एक्सीलरेशन ए डैश मान लेते हैं, तो ए डैश के इक्वल हो जाएगा। और एफएस की वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकाल ही चुके हैं, तो एफएस हो गया 8 इक्वल टू 3 × 8 तो यहां से ए डैश की वैल्यू आ जाएगी 8/3, सॉरी 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? तो इस टाइप के क्वेश्चन अब कर सकते हो ना आप सॉल्व। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। कुछ ब्लॉक्स जो है वो कॉन्टैक्ट में है, जैसे मान लीजिए M1 M2 M3 इस तरीके से कॉन्टैक्ट में रखे हुए, और एक एफ का फोर्स इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन लगाने, पूरा सिस्टम एक एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो पूछा जाता है कि M1 M2 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, M2 M3 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो क्या करो, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लो, जो कि आ जाएगा इस इक्वेशन से, a इज इक्वल टू F/m1 + m2 + m3। अब देखो इनकी अलग अलग एफबीटी बनाते हैं, M1 M2 M3 की। तो M1 की एफबीटी में देखो F का फोर्स आगे लग रहा होगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स F1 इधर की तरफ लग रहा होगा। क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या, M1 वाला फोर्स M1 वाला जो ब्लॉक है वो M2 वाले ब्लॉक को आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में M2 वाला ब्लॉक M1 पर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इस वजह से ये रिएक्शन लग रहा है F1। इसी तरीके से M2 की एफबीटी बनाएंगे, तो ध्यान से देखो, M2 पर M1 से एक एक्शन लग रहा होगा F1 का, और M2 पर M3 से एक रिएक्शन लग रहा होगा F2 का। ठीक है, तो ये बन जाएगी M2 की एफबीटी। इसी तरीके से M3 की एफबीटी में देखो, M2 वाला ब्लॉक M3 पर एक एक्शन फोर्स लगा रहा हो F2। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से इन तीनों की एफबीटी बनेगी। अब जैसे F2 हमें निकालना है, तो क्या करो, ये इसकी एफबीटी ले लो। देखो F2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए, और ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो F2 निकल आया। F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी एफबीटी ले लेते हैं M1 की। तो देखो F माइनस F1 इज इक्वल टू M1 है, तो यहाँ से F1 की वैल्यू F माइनस M1 है। ठीक है, ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन पर बात करते हैं पहले। स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है, ये एक्ट करता है बिफोर मूविंग, मतलब कि जब तक बॉडी मूव नहीं करती है उसके पहले तक ये लगता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये वेरी करता है 0 से लेकर Fs मैक्स तक। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ग्राउंड पर रखी हुई है, तो उस पर हम कोई F1 का फोर्स लगाए तो वो बॉडी मूव नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे F1 फोर्स को किसी फोर्स ने बैलेंस कर लिया है, तो वो वही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमारे फोर्स को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, और बॉडी मूव नहीं करती। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम थोड़ा फोर्स और बढ़ाते हैं F2, और फिर से उधर से फोर्स एडजस्ट हो जाता है, हमारे फोर्स को बैलेंस कर लेता है, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वेरिएबल है, उधर से बार बार हमारे फोर्स को बैलेंस कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम इतना ज्यादा फोर्स लगा देंगे कि बॉडी मूव करने लगेगी, तब वो उसको नहीं बैलेंस कर पाएगा। तो उस कंडीशन में जितना हमने मैक्सिमम वाला फोर्स लगाया और बॉडी जस्ट मूव कर दी, तो वो वाला मैक्सिमम फोर्स हमारे द्वारा लगाया गया उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो वहां तक तो बैलेंस कर लेगा, उसके बाद वो नहीं रोक पाएगा। तो इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये वेरी करता है 0 से लेकर कोई Fs मैक्स तक, और इसी Fs मैक्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। Fs मैक्स की वैल्यू μs इंटू एन के होती है। ये μs जो होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ये रफनेस से डिफाइन होता है, जितना ज्यादा रफ होगा सरफेस उतना ही ज्यादा μs ज्यादा होगा। Fs max also called limiting friction। ठीक है, ये समझ आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन में, सॉरी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी मूव करने लगती है, यानी हमने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया बॉडी मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में जो अपोजिंग फोर्स लगता है ग्राउंड से वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ये बेटा फिक्स्ड होती है, ये कांस्टेंट होती है, ये मूव वेरिएबल नहीं होता। और एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एन के इक्वल होती है। और म्यू के जो होता है वो हमेशा म्यू एस से कम होता है। तो इसलिए जो एफ के की वैल्यू होती है वो एफ एस मैक्स से थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट लगती है, वेरिएबल नहीं होती है। समझ आ गया। अगर फ्रिक्शन का हम डायग्राम बनाए अप्लाइड फोर्स के साथ, तो देखो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन हमारा बढ़ता जाएगा, हमको अपोज करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम इतना फोर्स अप्लाई कर चुके होंगे जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी मूव करने लगेगी, तो बॉडी चल देगी। तो ये मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स जहां पर बॉडी जस्ट मूव करने वाली है उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एफ एस मैक्स है। और उसके बाद जो बॉडी मूव करने लगेगी, अप्लाइड फोर्स हमने और बढ़ा दिया, बॉडी मूव करने लगी, तब फिर जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो एफ के करेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन अब लगेगा। अब हम जितना भी फोर्स अप्लाइड वाला बढ़ाते जाए, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वही केवल लगेगा, अब स्टैटिक वाला फ्रिक्शन नहीं आएगा क्योंकि बॉडी मूव करने लगी। ठीक है। और कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाए, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी और ये एफ के बराबर रहेगी। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक कॉन्सेप्ट पर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। क्या है देखो मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक ये M1 वाला ब्लॉक है और एक ये M2 वाला ब्लॉक है। M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन M1 और ग्राउंड के बीच में ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं। अब इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि M1 वाले ब्लॉक पर एक F1 का फोर्स लगाते हैं और ये उतना मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं जिससे कि M1 M2 एक दूसरे के ऊपर बिना स्लाइड हुए एक साथ चलते हैं। तो F1 मैक्स की वैल्यू क्या है? तो F1 मैक्स इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन M1 सो दैट M1 M2 मूव टुगेदर विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, ये वो मैक्सिमम वाला फोर्स है जिससे कि ये वाला जो M2 वाला मास है वो M1 के ऊपर स्लाइड नहीं करता है, उससे चिपका हुआ ही, मतलब ये मान के चलो कि जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन बन रही है, ऐसी कंडीशन हो रही होगी, तो उस टाइम जो मैक्सिमम फोर्स इस पर लगा रहे हैं हम F1 मैक्स, वो कितना लग रहा होगा ये निकाल। तो देखो उसकी वैल्यू होती है F1 मैक्स इक्वल टू एफ एस, और ब्रैकेट में M1 प्लस M2 और अपॉन में M2। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट वाला मास डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये जो एफ एस की वैल्यू होती है वो म्यू एम टू जी के इक्वल होगी, क्योंकि जो एफ एस है वो M1 M2 के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। इसी तरीके से केस 2 में आ जाए, ऊपर वाले ब्लॉक पर भी पूछ सकते हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगाएं जिससे कि M2 M1 के ऊपर बिना स्लाइड हुए एक साथ चले। तो उसकी वैल्यू होती है F2 मैक्स इक्वल टू एफ एस M1 प्लस M2 और अपॉन में M1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जिस पर फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट वाले मास से डिवाइड करते हैं, और एफ एस की वैल्यू म्यू एम टी जी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये वो मैक्सिमम फोर्स होता है जो बिना स्लाइड हुए M1 मास M2 के ऊपर चल रहा होगा। समझ गए ना बात को बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि अब M1 वाले मास पर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं कि वो पहले वाली कंडीशन में जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा था उससे भी ज्यादा लगा रहे हैं, तो जब उससे ज्यादा लगा रहे होंगे, मोर लगा रहे होंगे, तो फिर M2 वाला जो ब्लॉक है वो M1 पर स्लाइड करने लगेगा। तो उस कंडीशन में दोनों के एक्सीलरेशन अब अलग अलग होंगे, इसका एक्सीलरेशन कोई A1 का और इसका एक्सीलरेशन कोई A2 का होगा। तो वो अलग अलग एक्सीलरेशन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या होंगे। तो अब देखो कैसे एबिलिटी बनाएंगे, ध्यान दो। जैसे ही हम इस पर उतना फोर्स लगाएंगे जिससे कि M2 M1 के ऊपर स्लाइड करेगा, तो देखो M2 के स्लाइड होने के चांसेस किधर होंगे? पीछे की तरफ। तो इस वाले ब्लॉक से उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा तो इसकी एबिलिटी बनेगी एफ के, देखो आगे लगेगा और कोई फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रहा है, तो मान लिया कि A2 का एक्सीलरेशन इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जितना एफ के इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही एफ के इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा लोअर वाले ब्लॉक पर, क्योंकि फोर्सेस एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में लगते हैं। तो एफ के इधर की तरफ लग रहा होगा और ये F1 डैश इस पर आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, मान लिया इसका एक्सीलरेशन A1 का है। अब इसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी एफ के इक्वल टू M2 इंटू A2। एफ के की वैल्यू हो जाएगी म्यू M2 जी इक्वल टू M2 A2, M2 M2 कैंसिल, तो A2 की वैल्यू आ गई म्यू 2 जी, तो इसका एक्सीलरेशन म्यू जी के इक्वल हो जाएगा। इसकी एबिलिटी बनाते हैं तो देखो F1 डैश माइनस एफ के इक्वल टू M1 A1, तो F1 डैश माइनस एफ के की वैल्यू को पुटअप कर देंगे म्यू M2 जी इक्वल टू M1 A1, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी F1 डैश माइनस म्यू M2 जी अपॉन M1 के इक्वल। इसी तरीके से केस 4 है कि ऊपर वाले ब्लॉक पर हम इतना ज्यादा फोर्स लगा दें कि ऊपर वाला ब्लॉक अगर
स्लाइड कर रहा हो नीचे वाले ब्लॉक पर, तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा? तो मान लेते हैं इसका कोई ए टू का होता है, इसका कोई ए वन का होता है, दोनों के वीडी बनाते हैं। तो देखो इसके स्लाइड होने के चांसेस आगे की तरफ होंगे, तो इससे जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, तो इसी तरीके से नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीटी बनेगी एफ टू डैश माइनस एफ के इज इक्वल टू एम टू इंटू ए टू। तो यहाँ से ए टू की वैल्यू आ जाएगी एफ टू डैश माइनस एफ के की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम टू जी अपॉन एम टू। इसी तरीके से लोअर वाली ब्लॉक की एफबीटी बनाएंगे, तो एफ के क्या कर रहा होगा? एम वन मास को ए वन का एक्सेलरेशन देगा, एफ के की वैल्यू हो गई म्यू एम टू जी, और ये इक्वल टू हो जाएगा एम वन ए वन। तो यहाँ से ए वन की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम टू जी अपॉन एम वन। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर अपरेंट वेट, तो देखो जो अपरेंट वेट होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, यही वेइंग मशीन की रीडिंग भी होती है, इसी को कहते हैं रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। ठीक है, अगर वेइंग मशीन की रीडिंग पूछे तो वही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी। एक्चुअल वेट की वैल्यू एमजी के बराबर होगी। ठीक है, केस फर्स्ट देखो लिफ्ट का है। अगर मान लीजिए लिफ्ट में कोई बॉडी है या फिर कोई पर्सन है और लिफ्ट रेस्ट पर है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, या तो ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी पे, इन तीनों कंडीशन में सेम रिजल्ट मिलता है। और इन तीनों कंडीशन में जो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के ऊपर लग रहा है और बॉडी पर एक mg वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों इक्वल होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। तो एपरेंट वेट की वैल्यू एक्चुअल वेट के इक्वल हो। केस सेकंड में आते हैं। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सीलरेशन से जा रही है, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस एम ए। अभी देखो नॉर्मल रिएक्शन mg से ग्रेटर हो गया, तो एपरेंट वेट की वैल्यू भी एक्चुअल वेट से ग्रेटर हो जाएगी। थर्ड केस, यही ए के एक्सीलरेशन से लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन एक्सीलरेशन अभी लेस देन जी है, तो इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए, यानी कि एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ पर देखो अपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से लेस होगा। थर्ड कंडीशन, अगर लिफ्ट ए इज इक्वल टू जी से नीचे आ रही हो तो एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू जी के इक्वल हो जाएगी, तो ये भी एम जी बन जाएगा, तो एन की वैल्यू फिर जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अपरेंट वेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर जैसे लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है तो उसमें अपरेंट वेट की वैल्यू जीरो होगी, या वेइंग मशीन की रीडिंग जीरो होगी। ब्लॉक ऑन वेज, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, देखो स्मूथ वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेज का एक्सीलरेशन कितना हो जिससे कि ये ब्लॉक गिरे नहीं, स्टेशनरी रुका रहे। तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। हमने मान लिया कि एक एक्सीलरेशन से ये इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पर एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एमए का, और इस सूडो फोर्स के हम दो कंपोनेंट बना लेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एक कंपोनेंट इधर एमए कॉस थीटा हो जाएगा और इधर की तरफ एमए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, दो कंपोनेंट इसके बन जाएंगे। और वेट के दो कंपोनेंट अब कर लेंगे। यहाँ पर वेट जो है वो mg इस ब्लॉक का जो होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ ये एंगल थीटा होगा तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, और इधर वाला mg sin थीटा। अब देखो प्लेन के अलोंग जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से जब बैलेंस्ड हो रहे होंगे तो ब्लॉक ना ऊपर की तरफ स्लाइड होगा ना नीचे की तरफ स्लाइड होगा, तो इन दोनों फोर्सेस को हम बैलेंस कर देते हैं। तो एम ए कॉस थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा के इक्वल होगी। तो देखो यहां से रिजल्ट मिलेगा ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है, तो इतनी एक्सेलरेशन से जब ये वेज चलेगा तो ये ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रहेगा। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेज पर हम कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ये एम वाला जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी रहे। तो फोर्स के लिए फिर मान लेते हैं वेज का मास एम डैश का है, तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाल ही लिया, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो ये मास हो गया एम डैश और इसका मास हो गया एम, और इंटू ए, तो ये एम डैश प्लस एम इंटू जी टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वेज पर कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस पर आते हैं। एक केस इसमें पूछा जाता है कि इस बैच के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है ये फ्रीली फॉल करता है, तो उस कंडीशन में ये वेज कितने एक्सीलरेशन से चल रहा होगा। तो फ्रीली फॉल के लिए देखो इसको हमें इधर की तरफ चलाना पड़ेगा ए के एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन से इधर की तरफ चलता है तो इस पर सूडो फोर्स इधर लगेगा। अब सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर की तरफ, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और एम ए साइन थीटा भी लगेगा।
और इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा और एम जी साइन थीटा भी हो जाएगा, ठीक है, और एक एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब फ्रीली फॉल की कंडीशन में क्या करो कि ये जो नॉर्मल वाली कंडीशन है ना, इसके अलोंग फोर्सेस दे, नॉर्मल वाली कंडीशन के अलोंग, तो नॉर्मल वाली कंडीशन के अलोंग देखो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम ए साइन थीटा, ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस कर रहे होंगे, इधर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे। इधर वाला फोर्स कितना होगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल। तो फ्रीली फॉल की कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन को जब हम जीरो रखेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी जी कॉट थीटा। ठीक है, इतने एक्सीलरेशन से ये वेज इधर की तरफ जब चलेगा जी कॉट थीटा से, तो ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल कर जाएगा। उसी तरीके से ये भी पूछ सकते हैं कि वेज पर फोर्स कितना लगाएं जिससे कि ऊपर रखा हुआ ब्लॉक फ्रीली फॉल कर जाए। तो वेज पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो फिर से वही टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी। तो वेज का अगर मास एम डैश का है और ब्लॉक का मास एम का, तो एम डैश प्लस एम इंटू ए, तो एम डैश प्लस एम इंटू जी कॉट थीटा के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई समझ आया बेटा ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का पार्ट भी इसमें है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता हुआ जो पार्टिकल है उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, जिधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एसी की वैल्यू देखो आर ओमेगा स्क्वायर या बी स्क्वायर बाई आर की इक्वल होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एम इंटू एसी मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल रोड है और वो राउंड कर रही है, ठीक है, इस तरीके से मुड़ रही है कहीं पर, तो वहां पर जो मोशन होगा कार का वो किस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन कार पर ऊपर की तरफ लगेगा, वेट एम जी नीचे की तरफ, और इसके देखो स्लाइड करने के जो चांसेस होंगे वो किधर होंगे, बाहर की तरफ, है ना, जब ये ऐसे मुड़ेगी तो बाहर की तरफ स्लाइड करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वही उसको स्लाइड करने से बचाएगा, तो जो फ्रिक्शन, जो एक तरीके से कह सकते हो जो सूडो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक तरीके से मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसको गिरने से रोकेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो एम से एम देखो कैंसिल, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी वी इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, तो कम से कम इतनी स्पीड से जब हम चलेंगे लेवल रोड पर तो गाड़ी जो है वो स्लाइड नहीं करेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल। ठीक है, विदाउट स्केलिंग। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इस रोड को बैंक्ड कर दे, है ना, थोड़ा सा एंगल पर इसको उठा दे, अगर आउटर एज इसका उठा दे, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड से इसके ऊपर हम चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा एन कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा, और वेट का जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा एम जी। और यहाँ पर देखो इसके स्लाइड होने के चांसेस किधर होंगे, ऊपर की तरफ, जब ये मैक्सिमम स्पीड से चलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, वर्टिकल में हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, यही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ये एन कॉस थीटा जो है वो इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। फिर उसके बाद देखो एन कॉस थीटा और ये एफ एस साइन थीटा को उधर ले आए हम और इक्वल टू एम जी, इसको सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करने पर हमें ये रिजल्ट मिलता है, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी मैक्सिमम की वैल्यू फाइनली ये आ जाती है, जो आपको ये याद रखनी है, वी मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है इस कंडीशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नोट दिस वी मैक्सिमम इज ग्रेटर देन वी मैक्स ऑन फ्लैट रोड। सही बात है, ये वाली जो वी मैक्स होगी वो फ्लैट रोड से ग्रेटर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। इफ म्यू एस इक्वल टू जीरो, अगर मान लीजिए इसी रोड पर म्यू की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से चलेगी, वो हो जाती है म्यू वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, इसी को ऑप्टिमम स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, स्मूथ रोड पर ये ऑप्टिमम स्पीड कहलाती है।
एट दिस स्पीड लिटिल वियर एंड टीयर ऑफ टायर एग्जिस्ट, इस कंडीशन में लिटिल वियर और टीयर टायर में एग्जिस्ट करता है। इफ स्पीड ऑफ कार लेस देन वी नॉट, अगर मान लीजिए ये जो कार है वो इस वी नॉट की स्पीड से कम स्पीड से चल रही है, तो फिर उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हमें गाड़ी को पार्क करना है रोड के ऊपर, तो पार्किंग की कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस होनी चाहिए। ठीक है, तभी गाड़ी पार्क हो पाएगी। और उस कंडीशन में वी मिनिमम भी हम निकाल सकते हैं कि कितना होगा, तो ये वैल्यू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा के इक्वल हो जाती है। ये मिनिमम स्पीड है और ये मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम में देख लो बस थोड़ा सा अंतर है। मैक्सिमम के लिए ऊपर देखो ये प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, और मिनिमम स्पीड में देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको। और ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तब है, ये ऑप्टिमम स्पीड है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन लेवल रोड, अगर मान लीजिए कोई साइक्लिस्ट जो है वो अगर राउंड टर्न कर रहा है तो अपने आप को कुछ झुका लेता है अंदर की तरफ, तो वो क्यों झुका लेता है, कितना झुका लेता है, एंगल कितना होगा, उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मान लो ये साइकिल सवार है, अपने आप को वर्टिकल से थीटा एंगल झुकाता है, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इसके स्लाइड होने के चांसेस इधर की तरफ होंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इनसाइड लगेगा, और यही फ्रिक्शन फोर्स ही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो यहाँ पर जो देखो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगी एफ एस बाई एन। एफ एस को लिख सकते हैं हम एम वी स्क्वायर बाई आर, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी के इक्वल हो जाएगी, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से देखो टेन थीटा की वैल्यू बन जाएगी वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, ये वो एंगल आ गया टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी के इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीपिटल है वो सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बाहर की तरफ लगता है। इसको घोस्ट फोर्स भी कहते हैं। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन महसूस होता है, जैसे भूत होते हैं ना, एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन महसूस होते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? वो आपके साथ मैं डिस्कस भी कर चुका हूं पहले कि स्पीड अगर पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, वेरिएबल है, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। उस कंडीशन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगता है। यहाँ पर देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए सी और ए टी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एसी की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होती है, एटी होता है डीवी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, जो वही स्पीड चेंज हो रही जिस रेट से टेंजेंशियल स्पीड। टेन अल्फा की वैल्यू एफ टी बाई एफ सी के इक्वल हो जाएगी, है ना। अगर ये एंगल निकालना हो जैसे रिजल्टेंट फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक, वो कितना आएगा, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोनिकल पेंडुलम का। ठीक है, इसको भी याद रखिए, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, उससे एक बॉल को हमने हैंग करा दिया और उसको ऐसे ऐसे थीटा के कोण में रोटेट करा रहे हैं ना, छोड़ दिया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये करेगा, ये कहलाएगा कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में मान लो कि वो वी की स्पीड से इस तरीके से रोटेट कर रहा है और यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है, तो देखो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से ये थीटा हो जाएगा, ऊपर का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करेगा, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई एमजी के इक्वल, और जो टी साइन थीटा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इसको, तो टी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी, यहाँ से v की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, ये स्पीड की वैल्यू होगी जितनी स्पीड से ये रोटेट करता है। अच्छा, अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो है वो टाइम पीरियड कितना होगा एक रिवोल्यूशन का, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये एक रिवोल्यूशन में, टू पाई आर की, और v की स्पीड से चल रहा है तो टू पाई आर अपॉन वी की वैल्यू ऊपर से निकाल ली हमने, अंडर रूट आर जी टेन थीटा पुटअप कर देंगे। टू पाई, इस आर को रूट के अंदर ले गए तो अंदर आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर जी टेन थीटा, एक आर से आर कैंसिल, एक आर ऊपर बचेगा अपॉन जी टेन थीटा। ठीक है, तो एक रिलेशन ये आ गया टू पाई, और आर, आर मतलब ये रेडियस, रेडियस को अगर हम लेंथ के टर्म में लिखें तो ये एंगल थीटा है, तो ये एल साइन थीटा के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तो एल साइन थीटा लिख सकते हैं आर को। एल साइन थीटा जब लिखेंगे तो साइन थीटा, इसमें इसमें देखो टेन थीटा में एक साइन थीटा छुपा हुआ है ऊपर, नीचे कॉस थीटा, तो इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर कॉस थीटा आ जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा टाइम इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है।
तो बेटा ये था हम लोगों का लॉज ऑफ मोशन। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।